नमस्कार, आइए करते हैं फटाफट चरखी दादरी के अहम खबरों की तरफ रुख। क्या होने वाली हैं आज की वो तमाम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। जी हां, और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। आइए बगैर समय गवाए करते हैं आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। रुआ विधानसभा सुनील सांगवान ने 22 चतुर्थ श्रेणी मुलाजिमीन की तकरीरी खत सौंपे, चेहरों पर खुशी की लहर। मुकामी हुकूमत कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुनअकिद प्रोग्राम के दौरान दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने तालीम महकमे के 22 चतुर्थ श्रेणी मुलाजिमीन को मुस्तकिल रेगुलर होने पर उनके तरक्की खत तकसीम किए। मुद्दतों से मुक्तसिली का इंतजार कर रहे मुलाजिमीन के लिए लम्हा बेहद खुश भरा रहा। मुलाजिमीन मुस्तकिल अमल एक जिला सतह कमेटी की निगरानी में मुकम्मल हुआ। इस कमेटी की सदारत जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने की, जबकि डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सतपाल शास्त्री और प्रिंसिपल जसवंत सिंह ने अहम किरदार अदा किया। विधायक सुनील सांगवान ने कमेटी के शफाफ अमल की तारीफ करते हुए कहा कि मुलाजिमों को उनका हक मिलना उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन की भलाई के लिए पुख्ता इरादा रखती है। चतुर्थ श्रेणी मुलाजिमीन स्कूल निजाम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनकी मुस्तकिली से न सिर्फ उनकी माली हालत बेहतर होगी, बल्कि ज़्यादा जोश लगन के साथ तालीम महकमे में अपनी खिदमत आजमान सकेंगे। अब करते हैं दूसरी खबर की तरफ रुख। दादरी तरक्की रैली को लेकर विधायक सुनील सांगवान सरगर्म, गांव से मांगे मशवरे। जी हां, विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने मंगलवार को अपने कैंप दफ्तर में इलाके के मुख्तलिफ गांवों में आए नुमाइंदों के साथ बैठक कर 11 अप्रैल को मुनअकिद होने वाली दादरी तरक्की रैली पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से इलाके की मुकम्मल तरक्की के लिए मशवरे तलब किए और उनकी मसाइल मुतालिबात को गौर से सुना। उन्होंने कहा कि यह रैली दादरी की तरक्की की जानिब की एक अहम कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि वजीर आला नायब सिंह सैनी इस रैली में शिरकत करेंगे और दादरी के कई नई तरक्की योजनाओं का भी ऐलान करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इन मंसूबों से इलाके में बुनियादी सहूलियात में इजाफा होगा और आवाम को सीधा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने तमाम नुमाइंदों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रैली में शामिल होने के लिए आमदा करें ताकि प्रोग्राम कामयाब हो सके। उन्होंने कहा कि यह रैली महज एक प्रोग्राम नहीं, दादरी के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का मौका है। एसएससी ने किया मंडियों का दौरा, फसल खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। जी हां, अब खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार ने फसल खरीद के दौरान किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी मद्देनजर किसानों की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासनिक अधिकारी डी सुरेश ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा भी किया। उन्होंने मंडी में पहुंचते ही साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मंडी में घूमकर बिजली, शौचालय और पानी के पीने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और कमियां दुरुस्त करने के भी निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान कई जगह छोटी मोटी कमियां पाई जाने पर उन्होंने मार्केट कमेटी के जेई को तुरंत उन्हें ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मंडी के अंदर कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए और किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी की खरीद सीजन वर्ष 2026-27 के दौरान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसानों को सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित खरीद प्रक्रिया उपलब्ध कराना है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रबी सीजन के दौरान मंडियों में आने वाली फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। डी सुरेश ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल
पोर्टलों एवं व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों के अंतर्गत अब मंडियों में आने वाले सभी वाहनों पर वाहन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष सभी मंडियों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है, जिससे मंडी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। किसानों की आवक के लिए गेट पास अब ई खरीद मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिससे जो प्रक्रिया है वो अधिक सरल और तेज होगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों की उपज की बोली के समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान अथवा उसके 3 अधिकृत प्रतिनिधियों में किसी एक को बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी मंडियों में आवश्यक उपकरण एवं व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार के गेट पास एवं अन्य कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता है वो बनी रहेगी। उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने भी बताया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि मंडियों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति दिशा सही रखी जाए और उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि खरीद प्रक्रिया निरंतर निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता का एक हिस्सा है। इसके तहत स्वच्छ पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था, साफ सुथरे शौचालय तथा गुणवत्तापूर्ण कैंटीन सेवाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। अब करते हैं अगली खबर की तरफ रुख। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव को पहचानने और मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने पुरस्कार से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों, प्रतिक्रिया वर्दीधारी बलों या किसी अन्य संस्थान के लिए पुरस्कार के लिए एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए उम्मीदवार ने भारत में आपदा प्रबंधन जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार किए गए कार्य क्षेत्र। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आपदा प्रबंधन में किए गए जो कार्य हैं उनका विवरण भी होना चाहिए। संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के पोर्टल पर भी उपलब्ध है। का दायित्व बनता है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। मैला कटा फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज न फहराएं। जी हां, भारतीय झंडा संहिता के अनुसार करें राष्ट्रीय ध्वज का निस्तारण। विभिन्न अवसरों एवं त्योहारों पर सभी देशवासी पूरे उमंग व उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। अगर किसी स्थान पर फटे कटे रंग उड़े हुए राष्ट्रीय ध्वज है तो उनके स्थान पर नया राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। फटे हुए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के साथ निस्तारण करना होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमानुसार राष्ट्रीय ध्वज निस्तारण करने में सक्षम नहीं है तो उक्त ध्वज को अपने नजदीकी के तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा दे। उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने कहा है कि तिरंगा कभी भी फटा या मैला कुचेला नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। झंडे पर कुछ लिखना बनाना गैर कानूनी है। तिरंगे को किसी प्रकार की यूनिफॉर्म में इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगा सकते। साल 2002 में राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों में सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन लैग कोड यानी भारतीय झंडा संहिता में बदलाव किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडा अगर फट जाए
मैला हो जाए तो एकांत में मर्यादित तरीके से निस्तारित करना चाहिए। नियमों के मुताबिक झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के नियम के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज डैमेज होने के बाद उसे निस्तारण करने के 2 तरीके हैं, दफनाना या जलाना। इन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को चुनते समय 7 नियमों का पालन करना पड़ता है। डैमेज हुए झंडों को दफनाने के लिए सभी डैमेज हुए झंडों की तह बनाकर लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है, फिर उसे सुरक्षित स्थान पर जमीन में दफनाया जाता है। ऐसा करते वक्त शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए। दूसरा तरीका जलाने का है। झंडे को जलाने के लिए सुरक्षित जगह चुनें, झंडे को ढंग से तह करके और उसे ध्यान से आग पर रख दें। झंडों को फेंके नहीं, कूड़ेदान में नहीं डालें। उपायुक्त ने कहा है कि लोग सम्मान के साथ तिरंगे झंडे को साफ करके प्रेस करके घर के अंदर संभाल कर रख सकते हैं। इन झंडों का उपयोग अगले साल या राष्ट्रीय पर्व के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियमों के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं। ये थी हमारी हिंदी की खबरें।